बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Quotation first of all. Better to mend one fault in oneself, in yourself, than 100 in anyone else. बेहतर यही है कि हम अपने गलती को ठीक करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि दूसरों के 100 गलतियाँ ठीक करते फिरें। तो इसलिए कोशिश की जाए कि हमने अपनी गलती को ठीक करना है। अब जबकि हमारा एनुअल एग्ज़ाम क्लोज़ है और 9th क्लास के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ये, तो इसलिए इनके लिए कुछ मैंने गेस्ट पेपर में क्वेश्चंस को सजेस्ट किया है। लेकिन इस बात का ख़्याल रखना है कि गेस्ट पेपर का मतलब होता है कि ये एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चंस आएँ। बाकी पेपर सेटर पे डिपेंड करता है कि वो कौन से क्वेश्चंस देते हैं। और अगर पेपर सेटर 2 से 3 हैं फेडरल बोर्ड के और उन 3-4 पेपर्स को इकट्ठा करके उनमें से कुछ चॉइस ली जाती है, तो कुछ पेपर सेटर्स ऐसे होते हैं जो ईज़ी क्वेश्चंस भी देते हैं 33%, टफ क्वेश्चन भी देते हैं 33% और एवरेज क्वेश्चंस भी देते हैं 33%। तो ओवरऑल 100% कंप्लीट करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि हर तरह का स्टूडेंट कर ले और इसी को प्रेफ़र किया जाता है। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो टफ क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं परसेंटेज में और ईज़ी क्वेश्चन कम देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो पेपर बनाते हैं तो ईज़ी पेपर हो जाता है और स्टूडेंट हाफ़ टाइम से पहले ही कंप्लीट कर लिया करता है। तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं पेपर सेटर पे कि वो किस तरह का पेपर बना रहा है या पेपर जिस तरह से फाइनल सेट हो रहा है वो कितने पेपर से मिला के या कितने पेपर्स से कंसीडर किया जा रहा है क्वेश्चंस को। ठीक है जी। तो बेटा इस बात का ख़्याल रखना है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ़ इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नहीं, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन है कि आएँगे। आपने अपनी तैयारी पूरी करनी है और तैयारी के लिए हमेशा याद रखिए मेरा जितना एक्सपीरियंस है मोर देन 35 इयर्स का, मैं आपको बता रहा हूँ, जो चैप्टर आपने किया है फुल और जो चैप्टर छोड़ा है तो फुल छोड़ें। ये नहीं कि किसी भी यूनिट की एक एक्सरसाइज़ को आपने छोड़ दिया, बाकी सारा पूरा कर लिया। अगर उस एक्सरसाइज़ से उस चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आ गया या 2 क्वेश्चन आ गए, तो फिर आपने तो नुकसान कर दिया अपना। आपने तो बाकी 9 एक्सरसाइज़ेज़ सपोज़ थी या 6 एक्सरसाइज़ेज़ थी उस चैप्टर की, तो आपने तो उसमें से 1 एक्सरसाइज़ छोड़ के जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आ गए, वो छोड़ के आपने तो अपनी चॉइस को लिमिटेड कर दिया। तो अपनी चॉइस को लिमिटेड नहीं करना, ठीक है? अब हो गया तो हो गया। नई चीज़ को नए टाइम पे कभी भी ना सीखा करें और स्पेशली इस टफ टाइम में, जबकि आपके अब बहुत शॉर्ट टाइम बाकी रह गया है। ओके बेटा, तो चलते हैं अपने गेस्ट पेपर में क्वेश्चंस और एक्सरसाइज़ेज़ की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज़ 1.3 से क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 2.2 एक्सरसाइज, फिर 2.5 से क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 एंड 6 ऑफ 2.6 एक्सरसाइज, फिर उसके बाद 3.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 8, 10 एंड 11। इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा पेपर एसएलओ बेस्ड होगा, ठीक है? तो ये आपने क्वेश्चंस के अंदर जितने सिचुएशन हो सकती है, यानी सपोज़ अगर 4 एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, 4 क्वांटिटीज़ यूज़ हुए हैं, ए, बी, सी, डी। कोई एक्स्पोनेंट लेवल पे है, जैसे लॉज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम यूज़ करते हैं, कोई बेस लेवल पे है और कोई किसी और तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हर एक में से एक-एक को चेंज करके जो क्वेश्चन बना दिया जाएगा, यानी एक्चुअली आपकी बुक का सपोज़ क्वेश्चन है उसमें एक्सपोनेंट फाइंड करना है, लेकिन क्वेश्चन वही देकर उसमें बेस को फाइंड करने के लिए दे दिया गया जो एक्सपोनेंट आंसर में आना था, वो क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया।
तो इट मीन्स कि आपका एसएलओ बेस्ड इसी तरह से होता है कि किसी एक क्वांटिटी को, एक वैल्यू को, एक एलिमेंट को स्टेटमेंट के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के वैल्यूज़ के अंदर चेंज कर दिया जाए, तो वो एसएलओ बेस्ड हो जाता है। कि अगर थोड़ा-सा ट्विस्ट दे दिया जाए क्वेश्चन को तो फिर आप उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे? अगर आपका प्रोसीजर परफेक्ट है, आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट है, तो फिर आपको उसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जहाँ-जहाँ भी रूल्स और लॉज़ की बात होगी, उसको ब्रैकेट में साथ में प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया? इस बात का बहुत ख़याल रखना है। Okay, we proceed towards the next exercise and questions. Question number 8, exercise 3.3. Question number 6, parts 3 and 4. Question number 9 of exercise 3.4. Exercise 4.1, question number 15 and 23. Exercise 4.2, question number 13 and 20. Exercise 4.3, question number 6 and 8. Exercise 4.4. Exercise 4.4, question number 8 and 13. Exercise 4.5, question number 5. Exercise 4.6, question number 6, 12 and 13. Exercise 4.7, question number 13 and 16. Exercise 4.8, question number 3. दोबारा से बता रहा हूँ, इस पेज का आखिरी एलिमेंट exercise 4.8, question number 3. Exercise 5.4, question number 9 and 11. Exercise 6.2, question number 6, 7 and 8. Exercise 6.3, question number 3, part number 4, question number 6 and 7. दोबारा ये बात कर रहा हूँ, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं करने, हाँ, इनकी प्रैक्टिस थोड़ी-सी ज़्यादा कर लें और इस बात का ख़याल रखें कि थोड़ी-सी स्लाइड चेंज भी दी जा सकती है कहीं पे भी। फिर कह रहा हूँ, अगर 3 टू 4 क्वांटिटीज़ क्वेश्चन के अंदर हैं, 3 टू 4 एस्पेक्ट्स या फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ होते हैं, कोई एक फ़ॉर्मूला जो आखिर में यूज़ होता था, हो सकता है उसे पहले यूज़ करने के लिए क्वेश्चन में चेंज की जाए या उसे मिडल में यूज़ किया जाए या एज़ इट इज़ उसे आखिर में यूज़ किया जाए, लेकिन जो वैल्यूज़ गिवन हैं, उनको चेंज कर दिया जाए। तो इस बात का ख़याल रखना है, एसएलओ बेस्ड का मतलब यही होता है। क्वेश्चन में स्लाइड चेंज हो जाए, तो फिर आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे? एक्सरसाइज़ 6.4, क्वेश्चन नंबर 1, उसके पार्ट्स हैं 4 एंड 9। फिर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 4, उसके पार्ट्स क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, 6.5 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। एक्सरसाइज़ 6.6, क्वेश्चन नंबर 7। Exercise 7.1, question number 2, part 4, question number 8, 9 and 10. Exercise 7.2, question number 5 and 7. Exercise 8.1, question number 11 and 14. फिर exercise 8.3, question number 2, part 5, question number 4, part 3, question number 8 and 11. Exercise 9.2, question number 2, part number 7. फिर question number 6. Exercise 9.3, question number 2, part 4, question number 7. Here exercise 9.4, question 10, question 12 and 13. अगर जिन क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं और सिर्फ क्वेश्चन मेंशन किए हैं, इसका मतलब उसके सारे पार्ट्स को आपने एक दफ़ा फुल अटेंशन से और फुल कंसंट्रेशन से प्रैक्टिस करना है, ठीक है? एक्सरसाइज 9.5, क्वेश्चन नंबर 10, 13, 15 एंड 16। एक्सरसाइज 9.6,
क्वेश्चन नंबर 6, फिर एक्सरसाइज़ ये मैंने दोबारा से किया है। हाँ, ये हो गया। Exercise 9.7, question number 7 and 8. Exercise 10.1, question number 2, parts D and E. Exercise 10.2, question number 7 and 8. Exercise 11.1, question number 8. Exercise 11.2, question number 10 and 11. Exercise 11.3, क्वेश्चन नंबर 6 और सबसे अहम तरीन बात, बी सिंसियर टू योर एल्डर्स। आपके एल्डर्स में आपके सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं, उसके बाद बहन भाई, घर के बड़े अफराद, चाहे वो अंकल हों, चाहे वो चाचू हों, मामू हों, हुसोएवर आंटी हों, फूफो हों या खाला हों। और उसके बाद जब आप कहीं भी पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपके एल्डर्स में सबसे पहला राइट टीचर्स का है, समझ आई? उसके बाद कोई और है। तो अपने एल्डर्स के साथ सिंसियर रहें। अगर आप अपने एल्डर्स के साथ सिंसियर रहेंगे, फिर क्या होगा? देन यू विल फाइंड सिंसियरिटी ऑल अराउंड। आपको हर तरफ सिंसियरिटी मिलेगी। तमाम लोग आपके साथ सिंसियर होंगे। आपका कोई नुकसान करना चाहेगा, वो नहीं कर पाएगा। इन बातों को याद रखें और ये बातें वो हैं जो सालों बाद लोग सीखते हैं और आप जैसे प्यार करने वाले लोगों को यानी जैसे हम आपसे प्यार कर रहे हैं और आपको प्यार किया जा रहा है, ऐसे लोग जो एक-दूसरे के साथ ऐसे मुक़द्दस रिश्ते में होते हैं जैसे पेरेंट्स के साथ बच्चे और बच्चों के साथ पेरेंट्स। इसमें सिर्फ़ हमें आपकी बेटरमेंट चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप अच्छे हो जाएँ, बस यही हमारे लिए काफ़ी है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारी औलाद अच्छी हो गई। हम जो बनाना चाहते हैं उनको, वो बनना चाह रहे हैं और उसमें वो कोशिश कर रहे हैं। ओके, थैंक्स।